हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईटू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज की वीडियो में हम एमपीएस 003 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। ये वीडियो एमपीएस 003 का फर्स्ट पार्ट है। बाकी के भी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलो, जैसे कि क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना दिया है, विश्लेषण कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ने इंडिया डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया। यहाँ आपको पॉइंट्स रटने नहीं है, समझने हैं, तभी आंसर स्ट्रांग बनेगा। तो सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोकतंत्र का मूल आधार है। इसका अर्थ है नागरिकों का राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों से जुड़ना, आंदोलनों में भाग लेना। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जहां विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। ऐसे में राजनीतिक भागीदारी का विस्तार भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी यानी कि इंक्लूसिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता बढ़ाने में राजनीतिक भागीदारी की भूमिका। फर्स्ट पॉइंट है हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का एम्पावरमेंट। तो पहले पॉलिटिक्स में सिर्फ अपर क्लास का डोमिनेंस होता था, है ना, लेकिन धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आने लगे। एग्जाम्पल, पंचायती राज में रिजर्वेशन। इससे क्या हुआ, जो लोग पहले डिसीजन मेकिंग से बाहर थे ना, वही लोग अब डिसीजन ले रहे हैं। ओके, तो इससे डेमोक्रेसी सच में इंक्लूसिव बनी है, सिर्फ नाम की नहीं। ओके, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दौर में राजनीतिक पर उच्च वर्ग का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। संविधान में आरक्षण नीति और पंचायत स्तर पर 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। इससे वे केवल मतदाता ही नहीं बल्कि निर्णय लेने वाले भी बने, है ना। जो लोग पहले डिसीजन नहीं लेते थे, जो डिसीजन मेकिंग से बाहर रहते थे, अब वही लोग डिसीजन ले रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में शुरू से ही सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया। इससे समाज के हर वर्ग को समान राजनीतिक अधिकार मिला और लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण जनता भी सत्ता निर्धारण में भागीदारी बनी, है ना। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या हुआ कि इंडिया ने स्टार्टिंग से ही सबको वोट देने का अधिकार दिया था, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, है ना, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, या वो एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो। ये बहुत बड़े स्टेप थे, है ना। पॉलिटिकल थिंकर जो BR अम्बेडकर भी मानते थे कि पॉलिटिकल इक्वलिटी सबसे पहले आनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि हर सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल पावर मिली और डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनी। ओके, और डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनी। अब थर्ड पॉइंट है हमारा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, वुमेन पार्टिसिपेशन, है ना। तो पहले वुमेन का रोल पॉलिटिक्स में बहुत लिमिटेड होती थी, ठीक है, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। पंचायत में अब 33% और कई राज्यों में 50% आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है ना। ये पंचायत में 33% और 50% का इन्हें रिजर्वेशन मिला। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वुमेन सरपंच, MLA, MP बन रही हैं। ओके, तो इससे जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ी और डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव हुई। ओके, आज महिलाएं सरपंच, विधायक और सांसद के रूप में उभर रही हैं। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। फोर्थ पॉइंट है चुनावी भागीदारी में वृद्धि, इंक्रीज इन वोटिंग पार्टिसिपेशन।
अब आजकल आप देखोगे कि जो रूरल एरिया में वोटिंग ज़्यादा होती है ना, वुमेन टर्नआउट भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और डेमोक्रेसी का बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो ये भी इंक्लूसिवनेस का क्लियर इंडिकेटर है। ओके, तो भारत में चुनाव में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं में, है ना। जो रूरल एरिया के हो गए या जो वुमेन हैं वो ज़्यादा वोट में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल में। ओके, इससे ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी बढ़ रही है। लोग अब अपने अधिकारों को और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हैं। 5th पॉइंट है सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज की भूमिका, सोशल मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटी। विभिन्न सामाजिक आंदोलन जैसे कि किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक से जोड़ा है। इन आंदोलनों ने सरकार को जवाबदेह बनाया और नीतियों में बदलाव लाने में मदद की है। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी और समावेशी बना है। तो कभी कभी लोग जो होते हैं ना, सिर्फ वोट नहीं करते हैं, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, है ना। वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और अपनी डिमांड उठाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, RTI मूवमेंट, है ना, फार्मर्स मूवमेंट। तो इसका क्या होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है और आम लोग भी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पार्टिसिपेशन का एडवांस फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय दलों का उदय, राइज ऑफ रिलीजन पार्टीज। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उभरने से स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व मिला। इन दलों ने छोटे छोटे समुदायों और क्षेत्रों की आवाज़ों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इससे लोकतंत्र में विविधता और समावेशिता बढ़ी है। तो देखो, पहले नेशनल पार्टीज़ डोमिनेट करती थी, लेकिन अब रीजनल पार्टीज़ भी स्ट्रांग हो गई है। तो देखो, पहले नेशनल पार्टी जो होती थी वो डोमिनेट करती थी, लेकिन अब जो रीजनल पार्टी है, जो हमारा क्षेत्रीय दल है, वो भी कम्युनिटीज़ को, वो भी स्ट्रांग बन रही है। ये लोकल इशू को हाईलाइट करती है, ठीक है, और जो छोटे कम्युनिटीज़ है उसको वॉइस देती है। इससे डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी आती है और इंक्लूसिवनेस बढ़ता है। ओके, मीडिया और तकनीक का योगदान। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अब अधिक लोग राजनीतिक मुद्दों से जुड़ रहे हैं। इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और नागरिक अपनी राय खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भागीदारी को और व्यापक बना दिया है ना। तो देखो, जो मीडिया और टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है। जो मीडिया हो गई, मीडिया और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, क्या रोल है। आज सोशल मीडिया ने पार्टिसिपेशन को ईजी बना दिया है। लोग अपनी बात ओपनली रख सकते हैं और कैंपेन्स चला सकते हैं। अब एग्जांपल ले लो, ऑनलाइन मूवमेंट्स हो गए, हैशटैग्स हो गए, इससे अवेयरनेस भी बढ़ती है और पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी की इंक्लूसिवनेस पर पड़ा है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं सीमाएं और चुनौतियां, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। हालांकि राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कुछ समस्याएं भी अभी भी बनी हुई है। देखो, हर चीज़ जो होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती है। कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे मनी और मसल्स पावर का इन्फ्लुएंस, अवेयरनेस की कमी, वुमेन की पार्टिसिपेशन कभी कभी सिंबॉलिक रह जाती है ना। इसलिए इंक्लूसिवनेस कंप्लीट नहीं है अभी भी। ओके, है ना। देखो, धन बाहुबल का प्रभाव चुनावों को प्रभावित करता है और शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई लोग सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं। महिलाओं की वास्तविक भागीदारी अभी भी कई जगह सिंबॉलिक है ना। कुछ हाशिए के वर्ग अब भी पूरी तरह मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इन चुनौतियों के कारण समावेशिता पूरी तरह से हासिल नहीं हो पा रही है ना। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ने इंडियन डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक इंक्लूसिव बनाया है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी सच में सभी के लिए काम करेगी, है ना। अब अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, इंडिया में किसान आंदोलन का डेवलपमेंट। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत में किसान आंदोलन के विकास पर चर्चा कीजिए।
इंट्रो क्या है इसका? राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में किसान आंदोलन भारतीय समाज और राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। ऐसे में किसानों के अधिकारों, समस्याओं और मांगों को लेकर समय समय पर विभिन्न आंदोलनों का उदय हुआ है, जिससे न केवल कृषि नीतियों को प्रभावित किया बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और एनालिसिस, है ना। टाइमलाइन, डेवलपमेंट और एनालिसिस तीनों दिखाना है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब भारत में किसान आंदोलन का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है औपनिवेशिक काल के किसान आंदोलन, प्री इंडिपेंडेंस फेज। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों का शोषण अत्यधिक बढ़ गया था। जमीन प्रथा आ गई थी, भारी कर, जबरन खेती जैसे कि इंडिगो जैसी नीतियों के कारण इस दौर में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में हुआ था। जिसमें नील का जबरन खेती का विरोध हुआ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, सूखे के बावजूद कर वसूली के खिलाफ आंदोलन था ये। और बारडोली सत्याग्रह, किसानों ने कर वृद्धि का विरोध किया। इन आंदोलनों ने किसान को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति दी। तो देखिए सबसे पहले जो फेज़ आता है वो ब्रिटिश पीरियड था, है ना। जो ब्रिटिश पीरियड का समय था, इस समय फार्मर्स का हैवी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जब ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती हो रही थी, हाई लैंड और रिवेन्यू था। तो इसी के अगेंस्ट पहला बड़े मूवमेंट आते हैं, एक चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण हो गया सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। इम्पॉर्टेंट बात है, ये मूवमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थे, ओके। इन्होंने फार्मर्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी क्रिएट की। यही से फार्मर्स फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बन गए, ओके। देखो अगर मैं बात करूँ चंपारण मूवमेंट की, तो ये आंदोलन जो है ना वो 1917 में बिहार में हुआ था, ओके। 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ था, इसीलिए इसका नाम चंपारण मूवमेंट है, ओके। यहाँ किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी, नील की खेती करवाई जाती थी, है ना। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और ये भी बात है कि भारत में गांधी जी का ये पहला और सफल सत्याग्रह माना जाता है, ठीक है। तो इस आंदोलन के बाद किसानों की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ और अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि किसानों ने पहली बार संगठित होकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था इन्होंने। चंपारण सत्याग्रह न केवल किसानों को राहत दिलाई थी बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक नई दिशा दिलाई थी, है ना। सेकंड था ये खेड़ा सत्याग्रह, है ना, खेड़ा मूवमेंट। ये आंदोलन हमारा हुआ था 1918 में, ओके। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। जस्ट उसके एक साल बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह, यानी कि खेड़ा मूवमेंट जो 1918 में हुआ था। और ये गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था, ठीक है। और जो चंपारण था वो बिहार का एक ज़िला है, तो वो बिहार के ज़िले में हुआ था, इसलिए उसका नाम चंपारण है, ठीक है। और खेड़ा आंदोलन है वो गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम खेड़ा है, और उसी जगह पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसलिए इसका भी नाम खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा मूवमेंट रखा गया। और ये 1918 में हुआ था। उस समय सूखा पड़ने के बाद किसानों की जो फसल थी वो खराब हो गई थी, है ना। फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है ना उनसे कर वसूली करते थे, ठीक है, कर वसूली करते थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। और एक और नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन किया गया था, उनके नेतृत्व में किया गया था। अंत में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। अंत में सरकार को किसानों से कर वसूली में राहत देनी पड़ी, जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा, है ना। तो किसानों ने संगठित होकर न देने का
कर न देने का फैसला किया और यह एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत प्रभावशाली आंदोलन था। यह आंदोलन की सफलता ने किसानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। ओके, इन आंदोलनों ने किसानों को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति दी। स्वतंत्रता, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद में प्रारंभिक आंदोलन, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 1950s टू 1970s। ओके, आज़ादी के बाद सरकार ने ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे कदम उठाए, लेकिन इनका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंचा। इस समय किसान आंदोलन अपेक्षाकृत कमज़ोर थे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर असंतोष बना रहा। तो अब आते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक ज़मींदारी अबॉलिशन। ओके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? बेनिफिट सब फार्मर्स तक नहीं पहुंचा, है ना। इस वजह से डिससेटिस्फैक्शन बना रहा, लेकिन इस फेज़ में मूवमेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। ये एक ट्रांजिशन फेज़ था। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद तो फार्मर्स की प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन रियलिटी क्या थी कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, बस उनका फॉर्म्स चेंज हो गया था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म्स लाए, है ना, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया। सुनने में लगता है कि सब सही हो गया होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, है ना। बड़े फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। ओके, ज़्यादा बेनिफिट्स किसको मिले? जो बड़े फार्मर्स थे, और जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन तो था, लेकिन अभी मूवमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, फार्मर फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ओके, इसीलिए इस पीरियड को हम ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं। मतलब प्रॉब्लम थी, अवेयरनेस भी बढ़ रही थी, लेकिन अभी ज़्यादा मूवमेंट एक्सप्लोड नहीं हुआ था। ओके, यही रीज़न था कि 1980s में के बाद 1980s के बाद मूवमेंट्स सडनली पावरफुल हो गए, क्योंकि ग्राउंड वर्क इसी फेज़ में रेडी हो रहा था। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि ब्रिटिश पीरियड में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। जो ये हमारा ब्रिटिश फेज़ था, ये जो ब्रिटिश फेज़ था जिसको हम प्री इंडिपेंडेंट फेज़ भी कहते हैं, वो एक ब्रिटिश पीरियड में स्ट्रगल स्टार्ट था, है ना। और 1950 से 70 में बेस बना और 1980s में मूवमेंट पावरफुल बना। पहला पॉइंट है ब्रिटिश पीरियड। ओके, ब्रिटिश पीरियड। सेकंड 1950 1950s और 70 में बेस बना, और 1980 में मूवमेंट पावरफुल बने। तो आपको इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसको अगर आपने एग्ज़ाम में लिख दिया तो आपका आंसर जो है, अगर आपने इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख दिया आंसर शीट पे, तो आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट है 1980 के दशक में नए किसान आंदोलन, न्यू फार्मर्स मूवमेंट। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1980 में जो मूवमेंट थे वो पावरफुल बन गए थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क है इसी फेज़ में रेडी हो रहा था। ओके, तो 1980 के दशक में किसान आंदोलनों ने नया रूप ले लिया। ये आंदोलन अधिक संगठित, गैर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, जिसने बिजली दरों, फसलों की उचित मूल्य और ऋण माफ़ी की मांग की। देखो ये जो 1980s का जो ये फेज़ है ना, 1980 का ये जो फेज़ है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये किसान आंदोलन का रियल चेंज स्टार्ट हुआ था 1980 से ही, ठीक है।
अब एक सिंपल सवाल, 1950 से 1970 तक फार्मर्स जो थे वो क्वाइट क्यों थे बताओ, और 1980s में अचानक एक्टिव कैसे हो गए? आंसर यही है, अवेयरनेस प्लस अवेयरनेस। तो आंसर यही है कि उस टाइम पे अवेयरनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन आया। ओके, तो चेंज क्या आया, 1980 तक फार्मर्स थोड़े एजुकेटेड हो गए, है ना, अपने राइट्स समझने लगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फार्मर्स ऑर्गेनाइज होने लगे। मतलब अब वो अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ग्रुप बनाकर, है ना, एक ग्रुप बनाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और आवाज़ को उठा रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या था कि यहीं पर आता है एक इम्पॉर्टेंट नाम, भारतीय किसान यूनियन, है ना, भारतीय किसान यूनियन, जिसको महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुआ था। ओके, तो अब समझ यहाँ से क्या चेंज, अब समझो कि यहाँ से क्या चेंज हुआ। पहले फार्मर्स अलग अलग प्रोटेस्ट करते थे, है ना, अब एक स्ट्रांग यूनियन के थ्रू कलेक्टिव पावर दिखाने लगे। ठीक है, अब इशू क्या थे, अब इशू क्या क्या आने लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इम्पॉर्टेंट का फोकस, अब मूवमेंट का फोकस भी चेंज हो गया। ओके, पहले एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल था, है ना, पहले एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल था, लेकिन अब इकोनॉमिक डिमांड, जैसे कि एमएसपी जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिजली के रेट, लोन माफ़ी, मतलब फार्मर्स अब अपने राइट्स और प्रॉफिट दोनों के लिए लड़ रहे थे। ओके, अब रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस पीरियड में फार्मर्स मूवमेंट रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गई। ठीक है, मतलब कि पहले वो सिर्फ प्रॉब्लम के अगेंस्ट रिएक्ट करते थे, लेकिन अब वो अपनी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए एक्टिवली डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, 1980 में किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड, इकोनॉमिक और पावरफुल बन गए। ठीक है, ये लाइन लिख देना तो एग्जामिनर सीधा समझ जाएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो देखो, पहले फार्मर्स वीक थे। ठीक है, 1980 में उन्होंने एक यूनिट बना लिया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन गए। अब समझ आया क्यों 1980 इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से आज के फार्मर्स मूवमेंट इतने पावरफुल भी दिखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है उदारीकरण के बाद के आंदोलन, पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन। अधिक उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र में नई चुनौतियाँ आई, लागत में वृद्धि हुई, बाजार में अस्थिरता आई, है ना, और कर्ज और आत्महत्या की समस्या आई। तो इस दौर में किसान आंदोलनों ने WTO नीतियों, निजीकरण और वैश्वीकरण का विरोध किया। अब आता है नेक्स्ट फेज, 1991 के बाद का टाइम, है ना, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन पीरियड। ओके, लिबरलाइजेशन पीरियड। ओके, अब एक सिंपल सवाल, 1991 में ऐसा क्या हुआ कि फार्मर्स की सिचुएशन ही चेंज हो गई? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट को ओपन कर देना, है ना, मार्केट को ओपन कर देना, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसको आने देना, और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको कम से कम करना। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल को कम से कम करना, यानी कि इकोनॉमी ज़्यादा मार्केट बेस्ड हो गई, है ना। तो यहाँ से फार्मर्स पर इफ़ेक्ट आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से क्या स्टार्ट होती है कि फार्मिंग कोस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ना, बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लो बीज हो गया, खाद हो गया, डीजल हो गया, सब महंगा हो जाता है। लेकिन क्रॉप्स का जो प्राइस है, जो फसल की जो प्राइस है, वो स्टेबल नहीं था, यानी इनकम फिक्स नहीं थी, लेकिन खर्चा बढ़ रहा था। यहीं से फार्मर क्राइसिस स्टार्ट होता है। ओके,
अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो। एक फार्मर ने 100 रुपये एक फार्मर ने 100 रुपये खर्चा किया क्रॉप्स उगाने में, ठीक है। लेकिन बेचने पर उसे कितना 80-90 रुपये ही मिले, ठीक है। 80-90 रुपये ही मिले। उसने क्रॉप्स को जब उगा रहा था तो उसने टोटल 100 रुपये खर्च किए, लेकिन बेचने पे उस फसल को उसको मिल रहे थे 80-90 रुपये, मतलब लॉस है ना। 100 से यहाँ पे तो भाई लॉस ही हो रहा है ना ये। अगर ये बार बार हो, एक बार चलो हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट ये होता रहता है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा हो तो क्या होगा, कर्ज बढ़ेगा, हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा और एक्सट्रीम केस में सुसाइड भी होने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फार्मर्स रिएक्ट करते हैं, अब वो प्रोटेस्ट करते हैं, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चेंज देखो, अब मूवमेंट सिर्फ लोकल नहीं रहे बल्कि नेशनल लेवल पर इशू बनने लगे, है ना। जैसे कि ये WTO है, नेशनल लेवल पे आता है ना। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो इस फेज़ में फार्मर्स मूवमेंट स्टेट पॉलिटिक्स के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को भी चैलेंजेस करने लगे हैं। ये एक ना एडवांस लेवल का चेंज है जो एग्जामिनर देखना चाहता है। अब सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, लिबरलाइजेशन के बाद फार्मर्स पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा और मूवमेंट्स ज़्यादा इंटेंस और इशू बेस्ड हो गए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि आज के टाइम में ये जो फार्मर्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव इशू पर प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। उसकी जो रूट्स है ना इसी लिबरलाइजेशन पीरियड में हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, समकालीन किसान आंदोलन। रिसेंट फार्मर्स मूवमेंट हाल के वर्षों में किसान आंदोलन और अधिक व्यापक और प्रभावशाली हुई, है ना। भारतीय किसान आंदोलन 2020 से 21 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। देखो अब आते हैं हम रिसेंट फेज पे, ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। भारतीय किसान आंदोलन 2020 से 21 फार्मर्स ने 3 एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। इस मूवमेंट की खास बातें थी मैसिव पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मूवमेंट में। लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये बहुत टाइम तक चला था, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन। और सोशल मीडिया का यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को लॉज वापस लेने पड़े थे। ये फार्मर्स की पॉलिटिकल पावर को दिखाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि अब देखो, आप थोड़ा ओवरऑल समझते हैं। किसान आंदोलनों की मुख्य विशेषता क्या थी कि इकोनॉमिक इश्यूज़ पर फोकस हुए, ठीक है, जैसे कि MSP, प्राइस और लोन, और लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ, मोस्टली पीसफुल और डेमोक्रेटिक नेचर था, और रूलर बेस स्ट्रांग हुआ। तो ये सारे जो फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो एग्ज़ाम में लिखने से आंसर जो है ना वो रिच लगता है, ओके। अब इसका इम्पैक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले यहाँ पे जो विशेषता है ना, इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेना, ओके। अतः सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा और आंदोलनों की बड़ी सफलता मिली। किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता आर्थिक मुद्दों, MSP कर्ज कीमतें पर केंद्रीय बड़े पैमाने पर भागीदारी, है ना, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ, और पीसफुली और डेमोक्रेटिक नेचर बना, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके और क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार हुआ। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसका इम्पैक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मर्स के जो राइट्स थे वो प्रोटेक्ट होते हैं, है ना। गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सिंपल वर्ड में किसान आंदोलन डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। किसानों के अधिकारों की रक्षा हुई, सरकार की नीतियों में बदलाव आए, लोकतंत्र में भागीदारी और जागरूकता में वृद्धि हुई, और ग्रामीण समाज का सशक्तिकरण हुआ, ठीक है। चैलेंजेस क्या आई, आंदोलनों का राजनीतिकरण, सभी किसानों की एकजुटता में कमी, लंबी अवधि तक आंदोलन चलना कठिन हो गया, और सरकार के साथ टकराव की स्थिति। अब देखिए,
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि फार्मर्स की जो यूनिटी थी, है ना, जो फार्मर्स की जो यूनिटी थी उसमें कमी आने लगी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने लगा और लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। तो ये पॉइंट्स लिखने से आपका आंसर जो है वो बैलेंस लगता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो जो इंडिया में किसान आंदोलन का हमने डेवलपमेंट पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉलोनियल रेजिस्टेंस से स्टार्ट हुआ ये, है ना, और आज एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फोर्स बन चुका है और आज भी ये मूवमेंट पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीतियों और जनमत को आकार देने में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए, इसका इंट्रो क्या है। राजनीतिक विज्ञान में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर कहा जाता है। मीडिया जैसे कि अखबार हो गया, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सूचना का प्रमुख स्रोत है। यह न केवल लोगों को जागरूक करता है बल्कि उनकी सोच और सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको ना सिर्फ डेफिनेशन नहीं, एनालिसिस भी लिखना होता है। सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया करता क्या है। वो सिर्फ न्यूज़ नहीं देता है बल्कि लोगों की सोच को भी बनाता है। तो इसलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो मीडिया की भूमिका क्या है? जनमत निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मीडिया विभिन्न मुद्दों पर जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है जिससे लोगों की सोच बनती है। किस मुद्दे को कितना महत्व देना है ये मीडिया तय करता है, ठीक है। इसको एजेंडा सेटिंग कहा जाता है। उदाहरण, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे मीडिया के जरिए बनते हैं। तो सबसे पहला रोल मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है ना। सिंपल एग्जांपल में समझो कि अगर न्यूज़ में बार बार अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया जाए तो लोग उसको सीरियस इशू समझ लेते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट आता है मैक्सवेल कॉम्स्की, ठीक है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग मीडिया डिसाइड करता है कि कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह मीडिया डायरेक्टली लोगों की थिंकिंग को शेप करता है, ठीक है। नीतियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। मीडिया सरकार की नीतियों पर दबाव बनाता है। जब कोई मुद्दा बार बार मीडिया में उठता है तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। उदाहरण, किसी घोटाले या सामाजिक समस्याओं को उजागर करने पर नीति में बदलाव होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा दूसरा रोल है, मीडिया पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। जब कोई इशू मीडिया में हाईलाइट होती है, ठीक है, जब कोई भी इशू, कोई भी न्यूज़ जब मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता है। एग्जांपल, करप्शन एक्सपोज होने पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। यानी मीडिया इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है ना, इसीलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी। मीडिया सरकार के कार्यों की निगरानी करता है और गलतियों को उजागर करता है। इससे वॉचडॉग की भूमिका कहा जाता है। इससे सरकार अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनती है। तो तीसरा रोल क्या है? मीडिया एज वॉचडॉग। मीडिया एज वॉचडॉग, है ना। ये गवर्नमेंट के काम पर नज़र रखता है। ओके, जो मीडिया है ये गवर्नमेंट के काम पर नज़र रखता है और गलतियों को एक्सपोज करता है। तो देखो, मीडिया के इस रोल से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना अकाउंटेबल बनती है और मिसयूज़ ऑफ पावर कम होता है, ठीक है। जागरूकता और शिक्षा, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मीडिया नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। चुनावों के समय मतदाताओं को सही जानकारी देता है। सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना, ये एक छोटा सा रोल है मीडिया का। अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताना, ठीक है, उनके राइट्स के बारे में बताना, उनके ड्यूटीज़ के बारे में बताना। और गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कीम आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना। अब एग्जांपल ले लो, इलेक्शन के टाइम पर वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है, इससे लोग इन्फॉर्म डिसीज़न
ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मुद्दों को उठाना, हाईलाइट ऑफ सोशल इश्यूज़। मीडिया समाज के कमज़ोर वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्या, पर्यावरण संरक्षण आदि। इससे जनमत बनता है और सरकार पर दबाव पड़ता है। तो पांचवा रोल है सोशल इशू को हाईलाइट करना, जैसे कि वुमेन सेफ्टी, ठीक है, फार्मर इशू हो गया, और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। मीडिया इन सबको सामने लाता है, इससे पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता है और पॉलिसी चेंज होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद का माध्यम, प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। मीडिया विभिन्न विचारों और बहसों के लिए मंच प्रदान करता है, इससे लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा मिलता है, लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो मीडिया डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म देता है, डिबेट हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, और इंटरव्यूज़ हो गए। यहाँ डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, इससे डेमोक्रेसी में डिस्कशन और पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोग अपनी सोच डेवलप कर पाते हैं। ओके, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। आज के समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ने जनमत निर्माण को और तेज़ कर दिया। आज नागरिक भी अब अपनी आवाज़ उठा सकता है ना। जानकारी तेज़ी से फैलती है और व्यापक प्रभाव डालती है। अब मॉडर्न टाइम का सबसे पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया। अब आम आदमी भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और कैंपेन्स चला सकते हैं। अब एग्जांपल हैशटैग्स हो गए या ऑनलाइन मूवमेंट्स हो गए, इससे पार्टिसिपेशन फास्ट हो गया है और ओपिनियन फॉर्मेशन भी जल्दी होता है। तो ये डेमोक्रेसी को और इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसकी? फेक न्यूज़ और गलत जानकारी का प्रसार, मीडिया का पक्षपात, बायस और राजनीतिक प्रभाव, कॉर्पोरेट नियंत्रण के कारण निष्पक्षता में कमी, टीआरपी और सनसनीखेज खबरें। इन समस्याओं से जनमत गुमराह भी हो सकता है। तो देखो, मीडिया जो है ना वो परफेक्ट भी नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं, जैसे कि फ़ेक न्यूज़ देते हैं, वो बहुत सारे फेक न्यूज़ देते हैं ये मीडिया वाले, और बायस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करता है, और सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है किसी न्यूज़ को ज़्यादा ड्रामेटिक या इमोशनल या शॉकिंग बनाकर दिखाना ताकि ज़्यादा लोग उसे देखें। सिंपल वर्ड्स में न्यूज़ को मसालेदार बना देना, ठीक है। अब टीआरपी क्या है? ये जो टीआरपी है यहाँ पे लिखा है मैंने। अब ये टीआरपी का क्या मतलब है? टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा टीआरपी उतना ज़्यादा व्यूअर्स, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इसलिए मीडिया चैनल क्या करते हैं, वो ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो लोगों का अटेंशन जो होता है ना उसको खींच ले, ठीक है। मान लो एक सिंपल न्यूज़ है, एक छोटा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। नॉर्मल रिपोर्टिंग क्या करेगी? फैक्ट बताएगी। लेकिन सेंसेशनलिज्म में क्या होगा? ऐसे न्यूज़ दिखाएंगे, देश में भड़का बड़ा हंगामा, है ना, लाउड म्यूज़िक लगा देंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ और रेड ग्राफिक्स, है ना, मतलब छोटी बात को बड़ा बना दिया जाएगा, ठीक है। लोगों को तो देखो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि लोगों को हाफ या बायस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, और अननेसेसरी फियर या एंगर क्रिएट होता है। रियल इश्यूज़ में अटेंशन हट जाते हैं और रियल इश्यूज़ से अटेंशन हट जाते हैं। तो मीडिया सेंसेशनलिज्म के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को डिस्ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट के बजाय इमोशन पर फोकस करता है। अब सिंपल याद रखना है, सेंसेशनलिज्म सच से ज़्यादा ड्रामा दिखाता है। और क्यों दिखाता है? टीआरपी के लिए, ठीक है। टीआरपी के लिए, यानी कि जहाँ पर लोगों को मसालेदार उस एक छोटे से न्यूज़ को मसाला तड़का लगाकर बताया जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा टीआरपी होगी, मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे और प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो देखिए मीडिया जो है ना, मीडिया जो है, ठीक है, मीडिया जो है एक पावरफुल टूल है,
ठीक है, जो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसीज़ दोनों को शेप करता है। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्सिबल और अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है, तब भी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन सकती है। ठीक है, तो ये था मीडिया का कंप्लीट रोल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो, थैंक यू।